नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी चिंताजनक चीज पर बात करने वाले हैं, डूम्सडे क्लॉक। हाँ, डूम्सडे क्लॉक। ये असल में है क्या? मतलब सिर्फ एक घड़ी तो नहीं है ये। इसे कौन चलाता है और सबसे जरूरी, ये आधी रात के इतने करीब क्यों है? देखिए, हमारे पास बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के कुछ दस्तावेज हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1947 में इसे बनाया था। बिल्कुल। तो आज हम इसी घड़ी की कहानी, इसके मायने और इसकी जो मौजूदा सेटिंग है आधी रात से सिर्फ 89 सेकंड्स दूर, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सही। तो सवाल यही है, आखिर ये घड़ी इतिहास में अपने सबसे खतरनाक पॉइंट पर क्यों पहुंच गई है? देखिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। ये घड़ी असल में मानवता के खुद के बनाए हुए खतरों का प्रतीक है। मतलब वैश्विक तबाही का खतरा। वैश्विक तबाही जैसे? खासकर परमाणु युद्ध का। हाँ। इसकी शुरुआत ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट ने की थी। आप जानती होंगे, आइंस्टीन, ओपेनहाइमर जैसे बड़े नाम इसमें शामिल थे। हाँ, बिल्कुल। तो उनका मकसद था दुनिया को आगाह करना परमाणु हथियारों के भयानक खतरों से। अच्छा। तो शुरुआत सिर्फ परमाणु हथियारों से हुई थी। हाँ बिल्कुल, शुरुआत में फोकस सिर्फ न्यूक्लियर थ्रेट पर था, लेकिन फिर समय के साथ इसमें और चीजें जुड़ी। जैसे 2007 में इसमें जलवायु परिवर्तन को भी शामिल किया गया। और अब हाल के सालों में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनको भी, एआई को भी। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनमें भी दुनिया को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की क्षमता देखी जा रही है। और अब ये 99 सेकंड्स पर है। 28 जनवरी 2025 को सेट हुई। इतना करीब तो पहले कभी नहीं थे, है ना? नहीं, कभी नहीं। ये इतिहास में आधी रात के सबसे करीब है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या समझे हम? इसका सीधा मतलब ये है कि बुलेटिन का जो साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड है, जो ये घड़ी सेट करता है, हाँ, वो मानता है कि दुनिया इस वक्त अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रही है। बहुत ही गंभीर खतरा। अभूतपूर्व। हाँ, उन्होंने अपने बयान में एक बहुत कड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अंधेपन में मौजूदा रास्ते पर चलते रहना पागलपन का ही एक रूप है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी वार्निंग है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मानवता एक साथ कई सारे अस्तित्व के संकटों के बिल्कुल मुहाने पर है। ये वाकई तराने वाली बात है। अच्छा, तो कौन से कारण हैं, मतलब क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ तक ले आई? देखिए, कई सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा वो है परमाणु जोखिम। परमाणु जोखिम जैसे यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, मध्य पूर्व में जो तनाव लगातार बढ़ रहा है, और जो परमाणु हथियार नियंत्रण की संधियां थी, उनमें कोई खास प्रगति नहीं हो रही, बल्कि पीछे जा रहे हैं हम। बुलेटिन ने खासतौर पर अमेरिका, चीन और रूस, इन 3 बड़ी ताकतों की जो विनाशक क्षमता है, उस पर जोर दिया है। अच्छा। और उनसे कहा है कि भाई इन जोखिमों को कम करने के लिए गंभीरता से बात करें। ठीक है, परमाणु खतरा तो समझ आता है, लेकिन आपने कहा कि अब इसमें और भी चीजें शामिल है। जलवायु परिवर्तन, टेक्नोलॉजी, वो कैसे फिट होते हैं? हाँ बिल्कुल, परमाणु जोखिम तो है ही, लेकिन उसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर जो एक्शन होना चाहिए वो हो नहीं रहा। मतलब सरकारें उतना ध्यान नहीं दे रही हैं। हाँ, बुलेटिन साफ कहता है कि दुनिया भर की सरकारें, खासकर लोकतांत्रिक सरकारें, इस चुनौती से निपटने में एक तरह से नाकाम रही हैं। फिर आता है एआई का मुद्दा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका जिस तेजी से विकास हो रहा है, हाँ वो तो है, खासकर ऑटोनोमस वेपन्स, यानी ऐसे हथियार जो खुद फैसले ले सकें बिना इंसान के कंट्रोल के, ये एक बड़ी चिंता है। और एआई का इस्तेमाल गलत सूचना फैलाने में, मतलब दुष्प्रचार में, ये भी एक बड़ा खतरा है। हाँ, ये डिसइंफॉर्मेशन वाला एंगल तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। और फिर बायोलॉजिकल खतरे भी हैं, जैसे कोई नई महामारी आ जाए या कोई जानबूझकर जैविक हथियार इस्तेमाल करे। ओह हाँ, बायो टेररिज्म। सही। तो ये सारे खतरे मिलकर एक बहुत ही जटिल और खतरनाक जाल बना रहे हैं। तो मतलब ये अलग अलग खतरे नहीं हैं, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को शायद और बढ़ा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। यही बात इसे और ज्यादा गंभीर बनाती है। ये सब इंटरकनेक्टेड है। जैसे यूक्रेन युद्ध से परमाणु तनाव बढ़ता है, हाँ, और दुष्प्रचार से शायद जलवायु परिवर्तन पर एक्शन लेना और मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। और ये जो दुष्प्रचार है और जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थान कमजोर हो रहे हैं, ये हमारी इन सारे खतरों से निपटने की कलेक्टिव क्षमता को और कमजोर कर देते हैं। अच्छा, अगर हम थोड़ा इतिहास देखें तो क्या ये घड़ी हमेशा इतनी ही खतरनाक रहे हैं या इसमें उतार चढ़ाव भी आए हैं? नहीं, काफी उतार चढ़ाव आए हैं। घड़ी को अब तक मेरे ख्याल से 26 बार बदला गया है। 26 बार? हाँ, सबसे अच्छा समय कह सकते हैं 1991 में था, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सोवियत यूनियन टूट गया। हाँ, तब तो माहौल काफी पॉजिटिव था।
बहुत। तब निरस्त्रीकरण की उम्मीद जगी थी और घड़ी को आधी रात से 17 मिनट दूर कर दिया गया था। 17 मिनट? वो अब तक का सबसे सेफ टाइम था। वाह, 17 मिनट। और सबसे बुरा? सबसे बुरा इस 89 सेकंड से पहले 1953 में था, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने हाइड्रोजन बम के टेस्ट किए थे। तब घड़ी आधी रात से सिर्फ 2 मिनट दूर थी। सिर्फ 2 मिनट? हाँ। और हाल के सालों का ट्रेंड देखिए, 2020 में 100 सेकंड, 2023 में 90 सेकंड और अब 2025 में 89 सेकंड। तो ये लगातार करीबी आती जा रही है। हाँ, ये दिखाता है कि खतरे कम नहीं हुए, बल्कि समय के साथ बढ़े हैं और बदले भी हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या सभी लोग मानते हैं कि ये घड़ी सही तस्वीर दिखाती है, या इसकी सेटिंग को लेकर कोई बहस, कोई क्रिटिसिज्म भी है? हाँ, बिल्कुल है। इस पर काफी बहस होती है। कुछ आलोचक हैं जो मानते हैं कि ये घड़ी खतरों को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताती है। मतलब अलार्म बजाती है बेवजह? कुछ ऐसा। वो कहते हैं कि ये डर फैलाती है और इसकी सेटिंग जो है वो सब्जेक्टिव है, मतलब वैज्ञानिकों का आकलन है, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, कोई गणितीय हिसाब नहीं है इसका? नहीं। तो इसकी कंसिस्टेंसी पर भी सवाल उठते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई जब इसमें क्लाइमेट चेंज और एआई जैसे मुद्दे जोड़ दिए तो इसका जो ओरिजिनल फोकस था परमाणु खतरों पर, वो कहीं डाइल्यूट तो नहीं हो गया। ये भी एक वैलिड पॉइंट लगता है। हाँ, लेकिन जो इसके समर्थक हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। ये उन खतरों की तरफ ध्यान खींचती है जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। ये एक्शन लेने के लिए एक जरूरी चेतावनी है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो डूम्सडे क्लॉक का 89 सेकंड पर होना ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। बिल्कुल। ये दिखा रहा है कि परमाणु युद्ध का खतरा, क्लाइमेट क्राइसिस और ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इन सब के मिले जुले खतरे बहुत बढ़ गए हैं और यूक्रेन युद्ध और मिडल ईस्ट के तनाव ने इसे और हवा दी है। हाँ, एकदम सही। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि ये घड़ी कोई भविष्यवाणी नहीं है। ये भविष्य नहीं बता रही है। अच्छा। ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है। ये हमें याद दिलाती है कि हम इंसान कितने नाजुक दौर में हैं और इन ग्लोबल खतरों से निपटना हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, खासकर अमेरिका, चीन, रूस, क्या वो अपने गहरे मतभेदों को किनारे रखकर सहयोग कर पाते हैं या नहीं? क्या वो दुनिया को इस कगार से पीछे खींच पाते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। इन सभी जाने पहचाने जोखिमों, परमाणु, जलवायु, एआई को तो हम जानते हैं, पर क्या कोई ऐसा अनदेखा, अनसोचा खतरा हो सकता है जिसके लिए दुनिया शायद बिल्कुल भी तैयार ना हो? इस पर सोचिएगा जरूर।